Hello, students. Today we are going to start our new journey, your new path to success, and I am going to take a basic introduction of the subject data structure. This lecture will give you the brief introduction of what this subject means, why we use data structure, why we need data structure as a subject. Let's first start with the introduction. Data structure is nothing but a representation of logical relationship. मीन्स मैं क्या कह रही हूँ, कहने का मतलब है कि आपके पास डेटा है और आपको उस डेटा का क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है. मीन्स आपको उस डेटा को अरेंज करना है, उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना है. दैट आर्ट इज नोन एज डेटा स्ट्रक्चर. इस डेटा स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, डेटा अकॉर्डिंग टू आवर नीड, जिस तरीके से हमको ज़रूरत है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, डेटा को अरेंज करते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप घर में हैं, आपको बुक्स अरेंज करनी है एक मैनर में, आपको क्लोथ्स अरेंज करने हैं, आपको आपके यूटेंसिल्स अरेंज करने हैं, आपको अपने पेन्स अरेंज करने हैं. तो एक्चुअली हमको चाहिए क्या, हमको हर चीज़ के लिए अलग अलग तरीका चाहिए होगा. वैसे ही यहाँ भी है, अगर आप डेटा स्ट्रक्चर कह रहे हैं तो आपको आपके पास डेटा है, अलग अलग सिचुएशन है, तो हर सिचुएशन के हिसाब से हम हर डेटा को अलग अलग तरीके से अरेंज करते हैं. वही जो आर्ट है, वही सब्जेक्ट आपका कहलाता है डेटा स्ट्रक्चर. मीन्स इसको आप कह सकते हो, इट इज़ द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग योर डेटा. द मेन पार्ट इज हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, एज वेल एज मैनेज कर रहे हैं. और दैट कंसिडर नॉट ओनली द एलिमेंट्स. इसमें जो डेटा स्टोर है सिर्फ उसी का नहीं, बल्कि अगर हमारे पास एक से दो डेटा, डिफरेंट डेटा सेट है, उनके बीच में कैसे रिलेशनशिप है, वो कैसे अरेंज होगा, वो सारा आता है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर. यानी अगर हम कह लें तो ये कुछ गलत नहीं होगा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, हमारे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एस्पेक्ट्स को अरेंज करता है. यानी डेटा स्ट्रक्चर की अगर हम सिंपल सी डेफिनेशन दें तो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है, एक प्रोग्राम अगर हम लिखते हैं, कोई भी प्रोग्राम अगर आप लिख रहे हो किसी भी लैंग्वेज में, सी में, C++ में, पाइथन में, तो प्रोग्राम हमारा होता है एल्गोरिथम प्लस डेटा स्ट्रक्चर. यानी कि एक एल्गो और उसके साथ डेटा स्ट्रक्चर को मिलके हमारा प्रोग्राम बनता है. यानी एल्गोरिथम क्या होती है, एल्गोरिथम आपको पता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है वो कहते हैं, उसको कहते हैं एल्गोरिथम. यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको सबसे कॉमन एग्जांपल है, अगर आपको चाय बनानी है तो आपको कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे ना, कि आपके पास पैन होना चाहिए, गैस ऑन किया, आपने पानी डाला, उसमें चाय पत्ती ऐड की, देन चीनी और प्लस मिल्क, तो आपको लास्ट में चाय बन जाती है. तो ये एक स्टेप वाइज स्टेप प्रोसीजर है और प्रोसेस है टू मेक अ टी. तो सेम गोज फॉर द एल्गोरिथम. एल्गोरिथम का मतलब होता है क्या है कि स्टेप, किसी चीज़ को सॉल्व करना है तो उसके स्टेप्स क्या होंगे वो डिफाइन होता है एल्गोरिथम से. अगर हम कहें डेटा स्ट्रक्चर से, तो डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि कौन कौन से टर्म्स हमारे यूज़ हो रहे हैं. यानी डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा कि मेरे उसमें टर्म क्या क्या हैं, यानी ये स्टेप बनेंगे कैसे, ये स्टेप लिखेंगे कैसे, ये स्टेप का तरीका क्या होगा, वो हम यूज़ करेंगे डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से. वहाँ हेल्प हमारा करेगा ये. लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप चाय बना रहे हैं, आपको पता है कि चाय में स्टेप ये लगते हैं, ठीक है. चाय बनने में एक सिंपल सा स्टेप है, वो आपको बताएगा एल्गोरिथम. चाय कैसे बनती है ये डिफाइन करेगा एल्गोरिथम. लेकिन चाय में चीनी कितनी डालनी है, दूध कितना डालना है, दूध डालना है तो दूध डालना है या नहीं, शुगर डालनी है, गुड़ डालना है, या फिर आपको हनी डालनी है, ये डिफाइन होता है किसकी हेल्प से, डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से. यानी हम कह सकते हैं कि एल्गोरिथम क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है जो रिटन है किस चीज़ के लिए, एक किसी काम को करने के लिए. लेकिन डेटा स्ट्रक्चर क्या है, इट इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, और उनका आपस में लॉजिकल रिलेशनशिप कैसे मेंटेन रहेगा ये डिफाइन करता है डेटा स्ट्रक्चर. मीन्स अगर आपको किसी प्रोग्राम को
डेवलप करना है किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम के लिए, तो हमको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर डेटा, एक एप्रोप्रिएट डेटा स्ट्रक्चर यूज करना होगा। दैट इज इट। यानी कि एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर दोनों आपस में बहुत ही क्लोजली लिंक्ड हैं, या आप कह सकते हो बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड हैं। अब डेटा स्ट्रक्चर का जो क्लासिफिकेशन है उसको हम ब्रॉडली करते हैं आपके प्रिमिटिव में एज वेल एज नॉन प्रिमिटिव में। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आपके वो होते हैं जो फंडामेंटली दे आर सपोर्टेड बाय द लैंग्वेज, जिनको लैंग्वेज सपोर्ट करती है। और जो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को हमारा कौन डिफाइन करता है? ये डिफाइन करेगा आपका प्रोग्रामर। फर्दर जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके इंटीजर हो सकते हैं, फ्लोट हो सकते हैं, कैरेक्टर हो सकते हैं, पॉइंटर्स हो सकते हैं, या बूलियन हो सकते हैं। और नॉन प्रिमिटिव में आपका आता है लिंक लिस्ट, या इसको हम फर्दर नॉन प्रिमिटिव को हम दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। एक तो हमारा हो गया लीनियर लिस्ट और एक हमारा हो गया नॉन लीनियर जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। लीनियर में हमारे आते हैं एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। नॉन लीनियर में हमारे आते हैं ग्राफ एंड ट्री। अगर हम इसको एक साथ कैटेगराइज करें तो सिंपली जो फाइनल स्ट्रक्चर होगा वो इस टाइप का दिखेगा कि डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन क्या है। हमारे पास या तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है या तो नॉन प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव में मैंने क्या कहा, प्रिमिटिव का मतलब होता है जो डायरेक्टली जिसको लैंग्वेज सपोर्ट करती है और जो पहले से डिफाइन है। वहीं नॉन प्रिमिटिव का मतलब होता है कि जो डेटा स्ट्रक्चर हमारे पहले से नहीं, उसको क्रिएट कौन कर रहा है? जो आपका यूजर मतलब जो प्रोग्रामर है, जो उस प्रोग्राम को डिफाइन कर रहा है। अब जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है इसमें बेसिकली आपने पढ़े होंगे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बूलियन, पॉइंटर। इंटीजर जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है या डेटा टाइप है, फंडामेंटल, ये हमारे फंडामेंटल डेटा टाइप है। ये हमारा होल्ड करता है किसको? इंटीजर वैल्यू को। जैसे फॉर एग्जांपल 1 हो गया, एनी पॉजिटिव एज वेल एज एनी नेगेटिव और 0। ये सारी वैल्यूज हमारे इंक्लूड होती हैं किसमें? किसके साथ? एक हमारे प्रिमिटिव इंटीजर डेटा टाइप के साथ। फ्लोट का मतलब होता है एनी नंबर जिसमें हमारा क्या है? एक पॉइंट है। उसके बाद हमारा आता है कैरेक्टर। तो कैरेक्टर डेटा टाइप में वो वैल्यूज आती हैं जिसमें हम यूज करते हैं सिंगल कैरेक्टर का, ठीक। और हमारे पास लास्ट है बूलियन। बूलियन का मतलब होता है वो वेरिएबल जिनकी वैल्यू या तो ट्रू है और या तो फिर फॉल्स है। तो कैरेक्टर को हम हमेशा यूज करते हैं सिंगल कोट्स के अंदर। यानी अगर मैंने लिखा है 5 तो ये 5 आपका एक इंटीजर वैल्यू हो गई। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिखा है 5 और 5 के अंदर आई हैव इनक्लोज दिस इन अ सिंगल कोट, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू डिफरेंस हो जाती है। मीन्स 5 इज नॉट इक्वल्स टू सिंगल कोटेड 5। वो आपका कैरेक्टर टाइप हो गया और दूसरा हमारा इंटीजर हो गया। वहीं जो हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हैं वो हमारे लीनियर भी हो सकते हैं और नॉन लीनियर भी। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो हमारे सीक्वेंशियल है, जहां हमारा डेटा एक के बाद एक को फॉलो कर रहा है। मतलब अगर मुझे लिस्ट पता करना है तो मैं एक रास्ते से जाऊं तो मुझे दूसरा एंड आराम से मिल जाएगा। वहीं हमारे नॉन लीनियर होते हैं जहां आपको पता ही नहीं है कि कहाँ से कहाँ जाना है, मतलब जो कि अनस्ट्रक्चर्ड है। उसमें हायरार्किकल डेटा आपका हो सकता है, ठीक है, और ग्राफिकल डेटा आपका हो सकता है। वहीं हमारे जो डेटा हैं, लीनियर हो या नॉन लीनियर, ये हमारे स्टैटिक भी हो सकते हैं और नॉन स्टैटिक भी हो सकते हैं। और नॉन स्टैटिक का मतलब डायनेमिक। स्टैटिक मतलब जिसका साइज फिक्स है, जहां हमारे डेटा का साइज फिक्स है, वो हमारा आता है लीनियर में, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर में। और डायनेमिक मतलब जिसकी साइज चेंज हो रहा है, जो वेरी कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एरे है, अभी हम इनको डिस्कस में पढ़ेंगे तो अभी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये हमको सारे डेटा स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ने हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं कि लीनियर में कौन कौन से एग्जाम्पल है। लीनियर का एग्जाम्पल हो गया अरे, स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट। ये चारों हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं। वहीं नॉन लीनियर में हमारे पास आता है ट्री टू रिप्रेजेंट द हायरार्किकल डेटा। जहाँ हायरार्की हमको दिखानी होती है वहाँ हमारा ट्री यूज होता है। नेक्स्ट हो गया हमारे पास ग्राफ हमारे यूज होते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। देन वी हैव सेट और देन वी हैव टेबल।
अब हमारा मेन फोकस क्या है, इस सब्जेक्ट का जो मेन एम क्या है वो क्या है कि आपको डेटा के अकॉर्डिंग कौन सा डेटा स्ट्रक्चर सूटेबल होगा किसी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, प्लस ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये डेटा स्ट्रक्चर फंक्शन कैसे करते हैं, ये डेटा स्ट्रक्चर में आपको वैल्यूज ऐड करनी है, डिलीट करनी है, मर्ज करनी है, सर्च करनी है, ट्रैवर्स करनी है, ये सारा हम कैसे करेंगे वो हमको पढ़ना है इस सब्जेक्ट के अंदर। एक्चुअल में क्या होता है, जो ये फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर्स हैं ये एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मतलब जैसे एक बिल्डिंग को आप नहीं बना सकते आपके पास अगर यू वोंट हैव ब्रिक्स एंड अदर मटेरियल्स, तो वैसे ही आप बिना डेटा स्ट्रक्चर के आप नहीं बना सकते किसी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को। तो आप कह सकते हो कि फंडामेंटल जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक। किस चीज़ के लिए? कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम के लिए। किस चीज़ के लिए? ये क्या प्रोवाइड करेंगे? एक बेसिस प्रोवाइड कर सकेंगे जिसके ऊपर हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिस तरीके से हम डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं। डेटा स्ट्रक्चर मैंने कहा वो स्टैटिक भी हो सकता है और डायनेमिक भी हो सकता है। स्टैटिक का मतलब जिसका साइज फिक्स है और हमने एक बार साइज तय कर दिया कि ठीक है ये डेटा स्ट्रक्चर 100 साइज का होगा, तो उसमें आप 100 ही वैल्यूज एंटर कर सकते हो, 100 से कम कर सकते हो पर 100 से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। वहीं जो हमारा डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स है वो ग्रो और श्रिंक करते हैं, कब? प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान, या फिर जैसे जैसे हमको ज़रूरत पड़ी, जैसे जैसे हमको डेटा रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर डेटा में चेंज हो रहा है तो आप उसको ग्रो कर सकते हो या श्रिंक कर सकते हो। ग्रो और श्रिंक करने का मतलब हमारा उसका साइज बढ़ सकता है या घट सकता है। एक्चुअल में क्या है कि जो एसेंस है डेटा स्ट्रक्चर्स का वो क्या है कि आपको समझना है कि प्रोग्रामर्स का क्या है कि एक्चुअली हमने कहा कि ये एक बेसिस, एक बिल्डिंग ब्लॉक प्रोवाइड कर रहा है एक किसी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। तो हमारा क्या है, डेटा स्ट्रक्चर एसेंशियल है किस चीज़ के लिए? आप एक एफिशिएंट एल्गो बना सको और उसको सॉल्व कर सको किसके साथ, किसी हमारे पास जितनी वाइड रेंज ऑफ एक प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सको। उसके लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है एक डेटा स्ट्रक्चर की। अब ये थोड़ा सा मैंने रिवाइज किया है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को, थ्योरेटिकली इसको देख लेते हैं कि बेसिक डेटा स्ट्रक्चर ये हमारे क्या होते हैं, डायरेक्टली सपोर्ट होते हैं किससे? लैंग्वेज से। यहाँ लिखा है मैंने मशीन इंस्ट्रक्शन, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है वो सपोर्ट करती है इन डेटा स्ट्रक्चर को। हमारे पास अलग अलग टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है डिफरेंट कंप्यूटर्स में, वहाँ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है। ये एग्जाम्पल वही था कि इंटीजर हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गए, कैरेक्टर्स हो गए, स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गए। स्ट्रिंग का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, मतलब जैसे ए एक कैरेक्टर हो गया बट अमित विल बी अ स्ट्रिंग। अमित में क्या है, बहुत एक 4 कैरेक्टर का मैंने सीक्वेंस बनाया है, तो अमित विल बी अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट्स हो गए, पॉइंटर हो गए, बूलियंस हो गए, ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में। वहीं नॉन प्रिमिटिव थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है और इसको डिराइव करते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से। मतलब आपके जो भी प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हैं उनका टाइप आप वही दे सकते हो जो प्रिमिटिव होगा। लिंक लिस्ट हो गई, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, ट्री, ग्राफ, एरे, ये सारे हमारे कॉमन एग्जाम्पल हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के। और द डेटा स्ट्रक्चर की जो डेटा स्ट्रक्चर का डिज़ाइन है वो इस तरीके से होता है कि हम ये जो एग्जिस्टिंग हम कह रहे हैं ये जो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स हैं इनके ऊपर हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएँ। एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारे कॉमनली यूज ऑपरेशन है इन डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर वो क्या है, या तो हम किसी डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं या फिर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट मतलब मुझे किसी चीज़ को चूज करना है, या फिर अपडेट कर सकते हैं। मीन्स आपने पहले वैल्यू लिखी थी किसी नंबर पे ए, अब मैंने कहा मुझे ए नहीं चाहिए, ये होना चाहिए था बी, तो आप उस वैल्यू को अपडेट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। ठीक, सर्च करने का मतलब है कि आपके पास ये फैसिलिटी होनी चाहिए, एक डेटा स्ट्रक्चर ये ऑपरेशन सपोर्ट कर सके कि अगर आपने किसी भी वैल्यू को
किसी कोई भी डेटा है आपके पास, आप ये सर्च कर सको कि ये पर्टिकुलर है या नहीं। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक स्टूडेंट की लिस्ट है 50 स्टूडेंट की, और आपको उन 50 स्टूडेंट से ये पता करना है कि ये या 50 नहीं, 50 तो बहुत कम हो गया, सपोज आपके पास 500 स्टूडेंट की लिस्ट है और आपको पता करना था कि पूनम नाम का स्टूडेंट इस लिस्ट में है या नहीं, तो दैट ऑपरेशन इज नोन एज सर्चिंग। आप सर्च कर रहे हो कि ये पर्टिकुलर चीज है या नहीं। शॉर्टिंग का मतलब होता है आपको किसी चीज को एक अरेंज करना एक सीक्वेंस में, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्योंकि जब भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जब भी आप कोई लार्ज सेट ऑफ डेटा लिखते हैं, तो डेटा आपका इस तरीके से, वो डेटा स्ट्रक्चर इस तरीके से होना चाहिए कि उसके ऊपर हम डेटा शॉर्ट कर सकें। डेटा को शॉर्ट कर सके मतलब उसको अरेंज कर सके अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा है मर्जिंग। मर्जिंग का मतलब होता है दो आपके पास डेटा सेट हैं, आपको उन दोनों को जोड़ना है। आपके पास एक सेट था, एक लिस्ट है 50 स्टूडेंट की, ठीक है, और दूसरी लिस्ट है मेरे पास 100 स्टूडेंट की, ठीक। तो 100 स्टूडेंट की लिस्ट को अगर हम ऐड कर सकें, इसके साथ दोनों लिस्ट को हम ऐड कर सकें, मैंने कहा अगर आपके पास 11th में 100 स्टूडेंट है और 12th में 150 स्टूडेंट है, तो अगर आपको कोई रिकॉर्ड मांगता है कि मुझे क्लास 11th और क्लास 12th के सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए, तो मुझे क्या करना, दोनों लिस्ट को मर्ज करना पड़ेगा, यानी दोनों लिस्ट को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो दैट ऑपरेशन इज नोन एज मर्जिंग। दूसरा लास्ट वन हो गया डिस्ट्रॉय करना किसी चीज को या डिलीट करना। मीन्स फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है, उसने ड्यू टू सम रीजन उसने बीच में कोर्स छोड़ दिया है, ठीक, तो वो हमको अगर उसको डिलीट करना है तो वो ऑपरेशन क्या हो जाएगा, डिलीट ऑपरेशन। तो बेसिकली ये जो सेट ऑफ ऑपरेशंस हैं ये हमको परफॉर्म करने हैं हर डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर, यानी आपका चाहे वो एरे हो, चाहे आपका लिंक लिस्ट हो, ग्राफ हो या फिर ट्री हो, इन सारे डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर हमको ये ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। अब इसको नहीं पढ़ते, अब पहले थोड़ा सा हल्का हल्का, एक बाद में हमको ये डेटा स्ट्रक्चर डिटेल पढ़ने हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट कि ये डेटा स्ट्रक्चर है क्या। तो पहला हो गया एरे। तो एरे का मतलब होता है सीधे सीधे एक होमोजीनियस टाइप के डेटा को एक साथ रखना। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसे डेटा को एक साथ ग्रुप करके रखना। मीन्स जैसे आपकी क्लास में अगर 50 स्टूडेंट हैं और आपको सिचुएशन आई कि मुझे उन 50 स्टूडेंट के मार्क्स को एक टेबल में स्टोर करना है, ठीक, तो सबसे जो बेस्ट चॉइस होती है वो होती है एरे। लेकिन मार्क्स सबके एक ही होंगे ना, मार्क्स सबके इंटीजर में होंगे। तो एक्चुअल में क्या है कि एक जैसे नेम है, मुझे सारे स्टूडेंट का नेम चाहिए था, तो मैंने उनके स्टूडेंट के नेम की एक एरे बना ली, जिससे क्या हो गया, सारा डेटा हमारा एक साथ एक लिस्ट में आ गया, ठीक। तो एरे का मतलब होता है कि जहां हमारे पास एक जैसा डेटा है, सिमिलर डेटा टाइप है, उसको हम एक लिस्ट में अरेंज कर रहे हैं। मीन्स एरे हमारा कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, लेकिन एक टाइप का डेटा एक तरफ आएगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही लिस्ट, सपोज मैंने एक लिस्ट बनाई ऑफ ए से, उसमें हमारे नेम भी आ गए और उसमें हमारे मार्क्स भी आ गए। इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि मार्क्स हमारे हो गए इंटीजर में और ये हमारा नेम हमारा हो गया स्ट्रिंग में। तो ये दो टाइप का डेटा हम एक साथ नहीं ले सकते, हमको एक टाइप का एक साथ ही लेना है। मतलब नेम हमारे सारे एक साथ आ जाए और मार्क्स हमारे सारे एक साथ आ जाए, एक टाइप का डेटा एक साथ आ जाए, तो ये हमारा अरे होता है। यानी फॉर एग्जांपल जो सिंपल डिक्लेरेशन है एरे का वो है, जैसे मैंने लिखा इंटीजर, एक एरे बनाई ए और कितने साइज की, ऑफ 10। अभी हमको ये डेटा स्ट्रक्चर सारे डिटेल में पढ़ने हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दीज डेटा स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ क्या हो रहा है, मेरे पास एक एरे है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो INT मैंने लिखा है, इस INT का मतलब हो गया कि इस एरे का टाइप क्या है, इंटीजर है। इसका मतलब क्या हो गया, इस एरे में सारे एलिमेंट इंटीजर होंगे, प्लस इस एरे का जो, इसका मतलब क्या हो, ये देखो मैंने कहा ये एरे है, लेकिन हमने क्या लिखा, यहाँ कोई अलग से डेटा स्ट्रक्चर नहीं लिखा, ये तो मेरा प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। मीन्स इसीलिए हमने कहा था कि एरे जो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है वो किसको यूज करते हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स को। वहां जहां मैंने लिखा ARR मीन्स ये हो गया नेम ऑफ द एरे, यानी एरे का नाम क्या हो गया, ARR,
और दूसरा मेरे पास क्या हो गया, इसका साइज हो गया 10, इसका 10 जैसा जहाँ मैंने लिखा ब्रैकेट के अंदर 10, ये 10 का मतलब हो गया इसमें हम मैक्सिमम 10 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। ठीक, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ एन एरे, या फिर इसको बोल सकते हैं साइज ऑफ एन एरे, यानी ये साइज हो गया इसका। ये एरे का क्या होता है, जब हम एरे को स्टोर करते हैं मेमोरी में तो एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे सेव होते हैं, ये हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है दैट इज लिस्ट, या उसको लिंक लिस्ट भी बोल सकते हो आप, या लिस्ट भी कह सकते हो। तो लीनियर लिस्ट इज नथिंग बट अ बहुत कॉमनली यूज नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, और इसको हम कह सकते हैं इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नोड्स। यहाँ हमारे पास एक नोड होती है और हर नोड को, या इसको हम कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ नोड, हर नोड एक दूसरे से लिंक होती है लाइक दिस वे। ठीक, और हर नोड हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट में हमारा आता है डेटा या इंफॉर्मेशन, और दूसरे में हमारा आता है एड्रेस, यानी इसमें आएगी इंफॉर्मेशन, मुझे जो भी इंफॉर्मेशन सेव करनी है, और इस दूसरे वाले में आ जाएगा क्या, इस दूसरे वाले में आएगा कि इस वाले नोड का एड्रेस। अगर ये नोड फर्स्ट है और ये नोड सेकंड है तो इस वाले पॉइंटर में हमारा इस सेकंड नोड का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। ठीक, हमारी ये बेसिक एग्जांपल हो गया कि ये जैसे ये इसका हेडर हो गया, हेडर स्टोर करेगा पहले वाले नोड का, हेडर स्टोर करेगा पहले वाले नोड का एड्रेस, ये हो गया इंफॉर्मेशन फील्ड, ये हो गया पॉइंटर फील्ड, या इसको बोलते हैं एड्रेस पार्ट। ये इसका एड्रेस भी स्टोर करेगा। और लास्ट वाले का, जैसे सपोज ये लास्ट नोड है, तो लास्ट नोड में जो एड्रेस फील्ड होगा वो हमारा नल पॉइंटर होगा, यानी ब्लैंक होगा। लिंक लिस्ट हमारे पास सिंगल हो सकती है, डबल हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है और डबली सर्कुलर हो सकती है, ये हमको पढ़ने हैं डिटेल में। नेक्स्ट जो डेटा स्ट्रक्चर है दैट इज स्टैक। स्टैक का मतलब होता है एक ऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है लाइक एरे का, जिसमें क्या है एक स्पेशल फीचर है जहां हम क्या करते हैं, सब कुछ हम डिलीट और ऑपरेशन करते हैं कहाँ से, एक ही एंड से, जो कि हो गया टॉप से। यानी ये एक तरीके से एक लास्ट इन फर्स्ट आउट टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, यानी जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले जाएगा। इसके सबका कॉमन एग्जाम्पल है, आपने अगर बुक्स रखी हैं एक के ऊपर एक और उनको फिक्स कर रखा है, तो आप क्या करोगे, अगर मुझे बुक चाहिए लास्ट वाली, ये वाली इस पोर्शन पे जो रखी है, तो मुझे ये सारी बुक 1 बाय 1 हटानी पड़ेंगी ना। तो जो सबसे पहले आई थी, जो सबसे लास्ट में आपने इंसर्ट करी थी, वो आपने बाहर निकाली। तो ये क्या हो गया है, तो ये भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है जैसे एरे में है, लेकिन एक स्पेशल फीचर है कि जहां से हमारा इंसर्ट होगा वहीं से हमारा डिलीट भी होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो गया हमारे पास सिंपल सा स्टैक, ये हमारा इस पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, यहाँ हम किसी एलिमेंट को अगर ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं पुश ऑपरेशन, और किसी एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो उसको बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। और स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन या तो हम एरे से करते हैं और या तो हम पॉइंटर से करते हैं। जो हमारा स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन होगा वो हमारा एरे की हेल्प से होगा, जो डायनेमिक होगा वो पॉइंटर की हेल्प से होगा। नेक्स्ट जो डेटा स्ट्रक्चर है वो है क्यू। क्यू का मतलब होता है लाइन। लाइन में क्या होता है कि जो हमारा सबसे पहले जो इंसर्ट होगी वैल्यू, वो ही पहले सबसे पहले सर्व होगी। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक में जाते हैं, बैंक में अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है, तो अगर आप सबसे पहले जाते हैं तो सबसे पहले आपका नंबर आना है, फिर जो आपके बाद आए हैं उनका नंबर आना है। तो इस टाइप का जो डेटा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रैटेजी को जो फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं क्यू। इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी फीफो, मतलब जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले सर्व होगा। इसको भी हम या तो एरे से इंप्लीमेंट करते हैं या तो फिर पॉइंटर की हेल्प से। नेक्स्ट हमारा हो गया ट्री डेटा स्ट्रक्चर। ट्री को हम कहते हैं एक हायरार्किकल, जब हमारे पास डेटा होता है, हायरार्किकल का मतलब हो गया जैसे आपका फैमिली ट्री, यहाँ हमारे पेरेंट्स, फिर उनके बच्चे, फिर उसके बाद उनके चिल्ड्रंस, ऐसे करके। तो जहाँ इस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है, डेटा आपका इस तरीके से अरेंज हो, वहाँ हम करते हैं किस चीज़ का यूज़, ट्री डेटा स्ट्रक्चर का। और ट्री में हमारा सिंपली, ट्री एज अ नेम इम्प्लाइज एक ट्री है, लेकिन ये नॉन लीनियर है। यहाँ रैंडम हमारा डेटा है, मुझे यहाँ से यहाँ तक जाने का कोई सिंपल तरीका नहीं है, एक फिक्स वे है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा डेटा है, ये हो गया सिंपल सा एक ट्री का एक एग्जांपल हो गया कि ये एक रूट हो गया। रूट मतलब जहाँ से शुरुआत हुई है, और उसके बाद ये जो होते हैं ये हमारे चाइल्ड नोड हो गए, बी एंड सी, और ये डी ई एफ एंड जी हो गए हमारे कौन से नोड,
ये हमारे हो गए लीफ नोड, जैसे पत्तियां होती हैं ट्री पे। लास्ट हमारा है ग्राफ का। ग्राफ का मतलब होता है जहां हमको बहुत से फिजिकल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को डिनोट करना है। यानी फॉर एग्जांपल आप एक प्लेस पे रहते हैं ए, और आपके रिलेटिव एन डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं, और आपने कहा मुझे एक रिप्रेजेंटेशन देना है कि मेरे को मेरे रिलेटिव्स कहाँ कहाँ रहते हैं या मेरे फ्रेंड्स कहाँ कहाँ रहते हैं। तो वो जो कनेक्शन होगा, माना बी यहाँ रहता है एंड सी इस टाइप से यहाँ रहता है, सी आपका जो फ्रेंड है, डी आपका कोई फ्रेंड यहाँ रहता है, और बी और डी के बीच में भी कोई रोड है, ठीक है। तो ये जो इस टाइप का स्ट्रक्चर हो गया, इसको कहते हैं हम ग्राफ। ठीक, अब थोड़ा सा क्या करते हैं, ये बेसिक हो गए आपके डेटा स्ट्रक्चर्स। अब थोड़ा सा कुछ करते हैं, इनके क्वेश्चंस थोड़ा ब्रीफ से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने क्या डिस्कस किया कि ये डेटा क्या है, ये स्टोर करता है डेटा को, ये हमारा डेटा को ऑर्गेनाइज करता है। सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। ये डेटा को स्टोर करने का एक तरीका है, लेकिन ये पार्शियली ट्रू है, ये पूरा ट्रू नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ये डेटा को ऑर्गेनाइज भी करता है और डेटा को स्टोर भी करता है। तो आंसर क्या हो गया, बी ए ऑफ स्टोरिंग डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो गया, कौन सा हमारा प्राइमरी पर्पज नहीं है डेटा स्ट्रक्चर का। एफिशिएंट डेटा स्टोरेज, एफिशिएंट डेटा रिट्रीवल और एफिशिएंट प्रोग्राम रीडेबिलिटी, एंड लास्ट वन इज इंक्रीज हार्डवेयर स्पीड। अगर आप देखें तो डेटा स्टोरेज से कोई लेना देना नहीं है, सॉरी हार्डवेयर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डेटा स्टोर तो हम मैनेज कर लें, जितनी एफिशिएंटली हम मैनेज कर पाएंगे उतना स्ट्रांग हमारा प्रोग्राम होगा। डेटा रिट्रीव करना मतलब डेटा को निकालना। तो यानी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा एक फीचर है किसका, डेटा स्ट्रक्चर का। प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ाना भी एक फीचर हो गया हमारा। तो लास्ट जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी, यानी कि इंक्रीज डेटा स्पीड, हार्डवेयर स्पीड, ये हमारा इनकरेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा हो गया, व्हाट इज द रोल ऑफ एन एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर। ये एल्गोरिथम है क्या, इट इज टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, नहीं, क्योंकि ये तो क्लोजली लिंक है पर है नहीं। इट डिफाइंस द लॉजिकल स्टेप्स टू परफॉर्म अ टास्क, ये हमारा सही आंसर है। क्यों, क्योंकि हमने कहा एल्गोरिथम क्या होती है, स्टेप वाइज प्रोसेस होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। इट इज़ यूज टू हार्डवेयर डिज़ाइन, नहीं, फिलहाल तो हम नहीं कर रहे कोई हार्डवेयर डिज़ाइन। इट रिप्रेजेंट फिजिकल स्टोरेज ऑफ डेटा, नहीं, ये तो दिखा रहा है कि एक प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, उसको हम बोलते हैं, क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। इसका मतलब क्या हो गया कि डिफाइन क्या करता है, ये एक किसी टास्क को परफॉर्म करने के स्टेप वाइज जो प्रोसेस होगी वो हमारा होता है ये क्या, एल्गोरिथम। अब लास्ट ये कह रहा है लीफो को कौन फॉलो करता है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अभी हमने देखा था जो स्टैक है वो हमारा फॉलो करता है लीफो डेटा स्ट्रक्चर को, यानी जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। ये कह रहा है कि एरे और लिंक लिस्ट में क्या एडवांटेज है, ये हम अभी देख लेंगे, ये अभी हमको पढ़ना है डिटेल में, बट इसका मेन एग्जाम्पल है, ये हेल्प करता है रैंडम एक्सेस ऑफ एलिमेंट को। ये हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इसको समझेंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसका सबसे एग्जाम्पल हो गया एरे हमारा लीनियर हो गया, क्यू हमारा लीनियर है, स्टैक भी हमारा लीनियर है, ट्री हमारा नॉन लीनियर है। क्यों, क्योंकि हमारा ट्री क्या रिप्रेजेंट करता है, एक हायरार्किकल डेटा टाइप्स को। Our next question is, in a doubly linked list, each node contains how many pointers? अब एक्चुअली जब हमने सिंगल नोड डिस्कस किया था तो सिंगल नोड में मैंने क्या कहा था कि सिंगल लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक नोड है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। यहाँ हमारा आता है इंफॉर्मेशन पार्ट और यहाँ हमारा आता है लिंक या पॉइंटर पार्ट या एड्रेस पार्ट जिसको हम कहते हैं। लेकिन जब हम डबल लिंक लिस्ट की बात करते हैं ये कनेक्टेड होती है नेक्स्ट नोड से, ठीक। लेकिन जब हम डबल लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो उसमें हर नोड 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट जो मिडिल पार्ट है वो इंफॉर्मेशन पार्ट है, एक पार्ट है हमारा ये बैकवर्ड पॉइंटर है और एक पार्ट है हमारा वो फॉरवर्ड पॉइंटर है। यानी ये जो पार्ट है ये इससे प्रीवियस नोड का एड्रेस रखेगा और ये वाला हमारा नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखेगा। मींस जब हमारे पास सिंगल लिस्ट है तब हमारे पास सिर्फ क्या था, एक ही नोड का एड्रेस था, वो था उससे पहले आगे वाली नोड का। इसमें क्या है, दोनों नोड का, एक नोड अपने से पहली और अपने से बाद वाली दोनों नोड का एड्रेस कैरी कर रही है। इसका मतलब क्या होता है कि डबल लिंक लिस्ट में हमारा हर नोड में कितने पॉइंटर्स होते हैं, 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्यू इन अ डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर का क्यू में पर्पस क्या है? टू स्टोर डेटा इन अ सॉर्टेड ऑर्डर, टू स्टोर डेटा विथ की वैल्यू पेयर्स, to store the data in last in first out access, or to store the data in first in first out यानी FCFS, या इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो जिसको बोलते हैं, फीफो मैनर। तो आपको पता है क्यू का मतलब होता है लाइन। तो एक लाइन में जिस तरीके से लाइन में क्या होता है कि आपके पास सबसे पहले क्या होगा, जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले सर्व होगा, यानी जो सबसे पहले आएगा उसको सबसे पहले एक्सेस मिल जाएगा, और जैसे ही उसका काम खत्म हुआ वो निकल जाएगा वहां से। अब जो सेकंड नंबर पे थे उसका काम हो जाएगा, फिर सेकंड का काम हुआ तो थर्ड को एंट्री मिल जाएगी। तो क्यू, इसका मतलब क्या हुआ, जो सबसे पहले आ रहा है उसका सबसे पहले काम हो रहा है। इसका मतलब ये कौन से डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, ये कौन से प्रोसेस को फॉलो करता है, दैट इज फीफो, मीन्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, या इसको बोल सकते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले आएगा वो डेटा सबसे पहले एक्सेस होगा, यानी क्यू हमारा फीफो स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट हायरार्किकल स्ट्रक्चर विद द रूट एंड ब्रांचेस। अब देखो, जो लिंक लिस्ट है हमारी, लिंक लिस्ट में मैंने क्या कहा था, एक नोड होगी और नोड एक दूसरे से जुड़ी होंगी इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ इनके बीच में एक कनेक्शन होगा थ्रू एरो, यानी इस नोड में इंफॉर्मेशन होगी यहाँ, और ये इसका एड्रेस होगा नेक्स्ट वाली पार्ट का। ऐसी सेम मैनर में ये नेक्स्ट नोड से अटैच होगा एंड सो ऑन। लास्ट वाली में नोड में हमारा जो पॉइंटर फील्ड होता है वो ब्लैंक होता है। वही हमारा एरे है, तो हम एरे मतलब होता है एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट जहाँ हमने लिखे हैं तो इस ऑर्डर में होंगे, मतलब ऐसे वैल्यूज स्टोर होंगी, फर्स्ट सेकंड, यहाँ थर्ड हो गई, देन फोर्थ, देन फिफ्थ एंड सो ऑन। अब जो ग्राफ है, ग्राफ का मतलब होता है, ग्राफ में हमने कहा कि जो डेटा होगा वो बहुत रैंडम होगा, यानी अगर आपके पास 3 डिफरेंट नोड हैं तो इनके बीच में कोई भी कनेक्शन हो सकता है। यहाँ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, यहाँ मल्टीपल पाथ हो सकते हैं, यहाँ इसमें सेल्फ लूप हो सकता है, मतलब यहीं से एक दूसरा रास्ता किसी जगह आपको खुद को ही आने का एक सेकंड रूट हो गया। तो ये तो हमारा ग्राफ वाला स्ट्रक्चर हो गया। तो ग्राफ भी हमारा ऐसा नहीं है जिसमें हम कह रहे हैं कि रूट है और ब्रांचेस है। अब क्या हुआ, लास्ट में वी आर लेफ्ट आउट विद ट्री। तो ट्री में क्या होता है कि जैसे एक रूट नोड होगी, जैसे जिसको पेरेंट नोड भी बोलते हैं, उसके साथ क्या होते हैं, उसके चिल्ड्रन होंगे, ठीक है, और इनको हम ब्रांचेस भी कहते हैं। ये तो हमने सिर्फ 3 नोड की ट्री बनाई है, तो ये हमारा हो गया रूट नोड या फिर पेरेंट नोड, और ये इसके चिल्ड्रन हो गए। और ये रास्ता नहीं है, दिस इज नॉट अ वे, आई एम जस्ट राइटिंग इट, बट ये दोनों क्या हो गए, ये वाला और ये वाला जो नोड है ये क्या हो गई, ब्रांचेस हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर्स है इसको फॉलो करता है कौन सा डेटा स्ट्रक्चर, ट्री, यानी हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन जो डेटा है वो होता है यूजिंग ट्री डेटा स्ट्रक्चर से। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा कि जब हमारे पास डेटा अलग अलग तरीके का हो सकता है ना, जैसे लिंक लिस्ट है वहाँ इस तरीके से चेन के रूप में डेटा रिप्रेजेंट है, ट्री में हमारा हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ में हमारा बहुत ही रैंडम, बहुत ही मल्टीपल वे में एक्सेस है, एरे हमारा एक सीक्वेंशियल एक्सेस है। तो मतलब हमारे पास अलग अलग सिचुएशन है और अलग अलग उसके रिप्रेजेंटेशन है, अलग अलग चैलेंजेस हैं, अलग अलग प्रॉब्लम है, तो अलग अलग तरीके से हम डेटा स्ट्रक्चर वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्सिटी का है, ये मैं आपको अभी छोड़ रही हूँ, बाद में पढ़ते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो नॉन लीनियर में देखो मैंने क्या कहा था कि डेटा स्ट्रक्चर हमारा जो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं या तो लीनियर होते हैं या तो नॉन लीनियर होते हैं। लीनियर का मतलब जहां हमारा डेटा एक सीक्वेंशियल मैनर में या एक लीनियर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है वो हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। नॉन लीनियर मतलब रैंडम। नॉन लीनियर में हमारे आते हैं ग्राफ्स हो गया, ट्रीज हो गई, हैश फंक्शंस हो गए, लिस्ट हो गई, मल्टीपल जो हैश हो गए वो हमारे नॉन लीनियर में आते हैं। तो स्टैक हमारा क्या है, लीनियर है। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा था, स्टैक को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे एक के ऊपर एक, ठीक है। तो ये एक लीनियर फॉर्म में है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक सीक्वेंस है। क्यू का मतलब होता है एक लाइन लगना। तो एक लाइन में जब डेटा है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो वो भी हमारा लीनियर स्ट्रक्चर है। लिस्ट में भी सेम है, एक नोड है
वो कनेक्टेड है किसी डिफरेंट नोड से, फिर ऐसे सो मेनी हमारा एक नोड्स का कनेक्शन है आपस में। तो ये क्या हो गया, ये भी हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन ग्राफ क्या होता है, मैंने कहा बहुत सी नोड हैं, बहुत से ये कह लो कि बहुत से पॉइंट्स है जो आपस में बहुत से डिफरेंट चैनल से कनेक्टेड है। सिंपल इतना भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ भी, कहीं भी कनेक्शन हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो गया, ग्राफ। इसका एग्जाम्पल ट्री है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ लीनियर सर्च एल्गोरिथम। ये क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा नहीं है, पर लीनियर सर्च का मतलब होता है, अगर जनरली आपको रैंडमली समझा लूँ एक लेमैन लैंग्वेज में, तो लीनियर सर्च का मतलब होता है कि सपोज आपके पास 100 स्टूडेंट का डेटा पड़ा है और आपको किसी स्टूडेंट को सर्च करना है। तो मैं क्या करूँगी, पहली पोजीशन पे देखूंगी वो स्टूडेंट है या नहीं, फिर सेकंड पोजीशन पे देखूंगी, फिर थर्ड एंड फोर्थ एंड 5 एंड 6। इस तरीके से हम पूरे डेटा को सर्च करते हैं शुरू से लेके आखिरी तक। तो ये क्या होती है आपकी लीनियर सर्च, मतलब आप पूरे डेटा को 1 बाय 1 सर्च फॉलो कर रहे हैं। तो इस केस में हमारा क्या होता है, एक्चुअली क्या है कि जब हमारे पास बहुत लंबा डेटाबेस होता है, एक्चुअली क्या है, जब हमारे बहुत, अगर 50 की लिस्ट है और मैं 1 बाय 1 चेक कर रही हूँ तो ठीक है, ये डुएबल है, इसको हम कर सकते हैं इजीली। लेकिन अगर मेरे पास 50,000 स्टूडेंट हैं और तब मैं बोलूं कि मुझे हर डेटा को 1 बाय 1 सर्च करना है, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ये बहुत इनएफिशिएंट होगा, यानी ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा पूरे 50,000 स्टूडेंट के रिकॉर्ड को सर्च करने में। ठीक, तो इसलिए क्या हो गया कि इसका जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा सेट है, उसमें अगर हम लीनियर सर्च करेंगे, यानी एक एक करके सर्च करेंगे, तो हमारा डेटा की क्या होती है, एक टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये ज़्यादा डेटा सेट के लिए इनएफिशिएंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया इनएफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा सेट। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉब्लम है, दैट प्रॉब्लम इज व्हाट डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू इम्प्लीमेंट रिकर्शन। रिकर्शन का मतलब होता है रिपीट करना ऐसी चीज़ों को, जो चीज़ें ऐसे स्पाइरल में आ रही हैं, मतलब पहले से जुड़ी हुई दूसरी है, दूसरी से जुड़ी हुई तीसरी है, तीसरी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, मतलब चीज़ें रिपीट हो रही है, एक दूसरे से जुड़ के रिपीट हो रही हैं। तो इसके लिए जो बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है वो होता है स्टैक। इसको हम डिटेल में जब हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि स्टैक के एप्लीकेशन एरियाज में आता है रिकर्शन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो वो कैसे हम करते हैं, एक्चुअल में कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो हम मेन उसमें पढ़ेंगे जब हम स्टैक को डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट ओवर एन एरे। जब मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर का एक सिंपल स्ट्रक्चर दिखाया था, तो मैंने बोला था कि हमारे डेटा स्ट्रक्चर नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव होते हैं। उसके बाद डेटा में हमारे जो स्टैटिक भी हो सकता है हमारे पास डेटा, और डायनेमिक भी हो सकता है। स्टैटिक का मतलब होता है जिसका साइज फिक्स है, फिक्स साइज का मतलब मैं अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकती। डायनेमिक का मतलब होता है जैसे जैसे प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ी, हमारा डेटा का जो साइज़ है वो कम भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। मेरे स्ट्रक्चर का साइज़ बढ़ भी सकता है और श्रिंक भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो उसको बोलते हैं डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स। तो डायनेमिक में एक्चुअली क्या होता है, एरे जो है, अगर मैंने एक एरे लिख दी ए ऑफ साइज 100, अगर मैंने 100 स्टूडेंट की एक एरे बना दी, तो इसमें क्या होगा, 100 स्टूडेंट की एरे में क्या होगा, अगर मेरे पास एक नए स्टूडेंट ने एंट्री ले ली तो मैं इसमें इंसर्ट नहीं कर सकती क्योंकि इसका साइज तो 100 है। अब 101वां मैं कहाँ ऐड करूँ, ठीक। तो लेकिन जहां हम लिंक लिस्ट की बात करते हैं, जब हम लिंक लिस्ट को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। लिंक लिस्ट एक डायनामिक रिप्रेजेंटेशन करती है जिसमें क्या हो जाता है कि जब मुझे ज़रूरत पड़ी आप इजीली ऐड कर लो, इजीली डिलीट कर लो, रन टाइम पे जब आपको ज़रूरत है आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो जो मेन एडवांटेज है लिंक लिस्ट का वो क्या है, वो है डायनामिक साइज, क्योंकि हम जब चाहे डेटा को ग्रो कर सकते हैं या श्रिंक कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू इम्प्लीमेंट अनडू फंक्शनैलिटी इन टेक्स्ट एडिटर। जब आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में यानी वर्ड में काम कर रहे हैं या पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो, अब आपको इससे समझ आ सकता है
कि हमारे जो डेटा स्ट्रक्चर है वो हमारे डेली टास्क है उसमें भी कैसे यूज होता है। कि देखो हमने कहा अंडू ऑप्शन, तो अंडू करने का मतलब ये था, अंडू करने का मतलब हो गया ये आपने कुछ लिखा और अब आपको इसको बैक ट्रैक करना है, यहाँ से वापस आना है पहले स्टेप में, तो आपको सीधे सीधे समझ आ जाएगा कि हमारा क्या हो रहा है। जो मैंने अभी किया वो हट रहा है, यानी जो मैंने लास्ट में ऑपरेशन किया उसको मुझे रिमूव करना है, उसको आउट करना है। तो हमने जब स्ट्रक्चर पढ़े थे तो मैंने बताया था कि जो स्टैक है वो लीफो स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो मैंने सबसे पहले, क्योंकि जब आप अंडू करते हैं तो जिसे मैंने अगर सपोज ए, बी और सी लिखा है, तो अगर मैं अंडू करती हूँ एक टाइम पे तो पहले सी हट जाएगा ना। अगर आपने एक ऑपरेशन ए लिखा, फिर दूसरे सेकंड स्टेप में बी लिखा, फिर सी लिखा, अगर मैं अंडू करती हूँ तो पहले सी आउट होगा, फिर उसके बाद अंडू दोबारा करती हूँ तो बी जाएगा, फिर अंडू करती हूँ तो ए एडिट हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है हमारे पास, जो सबसे पहले हमने लिखा था वो जो सबसे लास्ट में मैंने लिखा है वो सबसे पहले इरेज होगा। तो ये सबसे कॉमन एग्जांपल है किसका, स्टैक का, जहां हम कह रहे हैं लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्योंकि क्यू तो हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करता है। अगर ऐसा हो कि आप किसी टेक्स्ट में काम कर रहे हैं और वहां आपने ए लिख दिया और ए को हटाना है, सॉरी ए बी सी 3 स्टेप में लिखे हैं और मुझे अंडू करना, और व्हाट इफ ऐसा हो कि जो सबसे पहले लिखा था वो हट जाए, तो ये तो केओस क्रिएट कर देगा ना। इसलिए हम क्यू यूज नहीं कर सकते, लिस्ट में भी नहीं यूज कर सकते और एरे भी नहीं यूज कर सकते। तो करेक्ट आंसर हो गया स्टैक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर इज नथिंग बट, किस तरीके से कि हम डेटा को कैसे स्टोर करते हैं डेटाबेस में, वो हमारा हो गया। क्योंकि हमने कहा था कि डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी प्रोग्राम। अगर आपके पास किसी भी डेटा का जो लॉजिकल मैथमेटिकल वे है उसको अरेंज करने का या स्टोर करने का या मैनेज करने का, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर। ठीक, तो फर्स्ट तो आंसर हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, वे ऑफ स्टोर डेटा इन अ डेटाबेस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बूलियन जो डेटा टाइप है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो बूलियन हमारा क्या होता है, मैंने क्या कहा था, जब हमारे पास सिर्फ ट्रू या फॉल्स वैल्यूज होती हैं तब हम यूज करते हैं बूलियन डेटा टाइप का। यानी हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ट्रू और फॉल्स वैल्यूज। लास्ट आंसर हमारा, लास्ट क्वेश्चन है कि इनसे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो हमने क्या कहा था कि डेटा स्ट्रक्चर को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे थे, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में। तो प्रिमिटिव में हमारे आ रहे थे कौन से, जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं, यानी जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बूलियन, पॉइंटर्स। तो इसके हिसाब से ये क्या हो गया, ये हो गया इंटीजर हमारा। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, जो हमारा क्या है, इंटीजर है। इंटीजर हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गया, वेयर एज एरे, लिंक लिस्ट और स्टैक हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।